तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक में। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है IMED का, आपका इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक, सबसे पहले तो आपको उसका जो कि फुल फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है। औद्योगिक प्रबंध एवं उद्यमिता विकास। देखिए, इस सब्जेक्ट का सीधा सा मतलब है कि जब आप किसी भी इंडस्ट्री को बनाते हैं, किसी भी इंडस्ट्री को आप कैसे स्टार्ट करते हैं, उसमें कैसे आप अपने मैनेजमेंट करते हैं, आपको कितना लोन कौन सी विभाग से जो कि ये मिलता है, किस बैंक से मिलता है, कैसे मिलता है, ये सभी इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि आप सीधा सा मतलब समझ सकते हैं कि पॉलीटेक्निक के बाद जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जाएंगे, कोई अपनी इंडस्ट्री डालने जाएंगे या कुछ भी आप काम करने जाएंगे, तो वहाँ पर आपको IMED बहुत ही ज़्यादा हेल्प जो कि है करेगी। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को जो कि समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और इसलिए ये आपको सभी ब्रांच में देखने को मिलेगा IMED। ठीक है, इसलिए आपको जो कि समझाया जाएगा कि सभी सब्जेक्ट सभी ब्रांच में, ताकि आपको जो कि है इसको पढ़ने में ज़्यादा आसानी हो और ये अच्छे समझ में आया तो आप कोई भी आगे जाकर बिजनेस करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा आसानी होगी। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि लगभग सभी स्टूडेंट्स ने जो कि है नोट्स ले लिए हैं। जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिए हैं तो अभी जो कि आपको पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर के सभी नोट्स केवल और केवल 99 रुपये में दिए जा रहे हैं। तो अभी आप लोग जो कि देर ना करें, जल्दी से जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिए हैं तो वो जल्दी से नोट्स ले लें। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं और आज हम जो कि है IMED का फर्स्ट लेसन पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। मतलब उसमें हम समझेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, इसके बारे में जो कि हम जरूर से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं अपना पहला लेसन क्या है, उद्यमिता। ठीक, लेसन फर्स्ट यहाँ पर डाल लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे उद्यमिता क्या होता है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि उद्यमिता आखिर होता क्या है। अगर आपसे पूछ ले पेपर में तो देखिए, उद्यमिता का सीधा मतलब होता है कि जहां हम किसी और के लिए काम नहीं करते हैं बल्कि खुद के आइडिया पर काम करते हैं और उसको टॉप लेवल पर लेकर जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं, ठीक, इतनी सी चीज़ आप पहले पढ़िए कि उद्यमिता का सीधा मतलब क्या है। उद्यमिता का मतलब सीधा मतलब होता है कि जहां हम किसी और के लिए काम ना कर कर खुद के आइडियाज़ पर काम करते हैं और उनको एक बड़े लेवल तक ले जाते हैं। आप लोग जो कि है थोड़ा थोड़ा आइडिया जहां तक कि लग चुका होगा कि उद्यमिता का मतलब होता क्या है। उद्यमिता का मतलब होता है जैसे आपके मन में कुछ आइडिया आया, कोई शॉप खोलने का, ठीक, कोई बिजनेस करने का। ठीक, बिजनेस करने का एक तरह से हम कह सकते हैं कि बिजनेस करना और उद्यमिता दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, आप जैसे आपके मन में कुछ आइडिया आया कि आपको शॉप खोलनी है या कुछ भी बिजनेस करना है, तो आप क्या करेंगे, खुद के आइडिया पर काम करेंगे और उसमें एक नई नई स्कीमें लगाकर उसको टॉप लेवल पर लेकर जाएंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए हम समझ सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता का मतलब होता है बिजनेस। और एंटरप्रेन्योर अगर आपसे पूछ ले उद्यमी क्या होता है, उद्यमी देखिए जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, उद्यमी तो बिजनेसमैन जो उस काम को कर रहा है। जैसे कि आपने कोई शॉप खोली है तो उसका जो मालिक होता है उसको हम कहेंगे एंटरप्रेन्योर। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बिजनेसमैन। ठीक है, और यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो उसने काम किया है, बिजनेस जो उसने किया है उसको हम कहेंगे उद्यमिता। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा। देखिए, एकदम सरल भाषा में लिखा, अगर आप किताब उठाकर देखें तो उसमें आप अगर पढ़ते भी जाएंगे ना तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। आपको यहाँ से एक आइडिया मिल गया, वो समझ में भी आ गया साथ ही कि होता क्या है आखिर एंटरप्रेन्योरशिप। तो हमने अब बता दिया कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि खुद के आइडियाज़ पर काम करना और एक नई नई स्कीम लगाकर उसको टॉप लेवल पर लेकर जाना, यही आपका होता है एंटरप्रेन्योरशिप, अर्थात बिजनेस हम इसको कह सकते हैं। और जो एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस का मालिक होता है उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर, उद्यमी या बिजनेसमैन। ठीक है, अब देखिए नोट में आप थोड़ा और आगे लिख दें ताकि आपका पेज थोड़ा भर जाए। उद्यमिता या आपका उद्यमशीलता केवल वस्तु का उत्पादन करने अथवा उत्पाद तैयार करने तक ही सीमित नहीं होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत वस्तु का आपका विक्रय व्यापार, बाजार का रुख मतलब ट्रेंड एवं सेवा आदि को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसका मतलब क्या है, आपका बिजनेस का मतलब केवल यही नहीं कि आप एक जगह बैठकर जो कि बिजनेस करते रहें। बहुत से लोग हैं जो कि आपने देखा होगा बाजार में जाकर देखते हैं माहौल, उस हिसाब से वो बिजनेस करते हैं। ठीक, जिसको हम कहते हैं फील्ड वर्क। आपने सुना होगा फील्ड वर्क का मतलब क्या होता है। फील्ड वर्क मतलब आपको बाजार में या कहीं फील्ड में किसी फील्ड में उतरकर उसको बिजनेस को करना होता है, वही होता है फील्ड वर्क। ठीक, एक तरह से इतने पूरे इसका मतलब जो कि है पैराग्राफ का निकल कर आता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता का वर्गीकरण। क्या है देखिए उद्यमिता का वर्गीकरण।
देखिए, उद्यमिता को मुख्यतः निम्नांकित आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहला आपका है तकनीकी ज्ञान के आधार पर। तकनीकी ज्ञान के आधार पर इसके अंतर्गत आपके आते हैं शिल्पकार उद्यमी, ठीक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के प्रमाण पत्रधारी उद्यमी, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी उद्यमी, इंजीनियरिंग में आपका डिग्रीधारी, उच्च तकनीकी डिग्रीधारी उद्यमी, ठीक है। दूसरा आपका इसमें आता है शिक्षा के आधार पर। तो शिक्षा के आधार पर देखिए, टेक्निकल आपका एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि तकनीकी उद्यमी, गैर तकनीकी उद्यमी, नॉन टेक्निकल आपका एंटरप्रेन्योरशिप। तीसरा आपका है क्या, औद्योगिक के स्वरूप के आधार पर। देखिए आपका आता है व्यक्तित्व उद्योग उद्यमी, साझेदार उद्योग उद्यमी, सहकारी उद्योग उद्यमी और निजी समिति उद्योग उद्यमी। तो जी क्लासिफिकेशन में आपको इतनी कुछ लिखने की ज़रूरत तो बिल्कुल ही है, आपको इतना कुछ लिखना ही पड़ेगा जब जाकर जो कि आपको 5 नंबर पूरे मिलते हैं। चौथा आपका है क्षेत्र के आधार पर ग्रामीण उद्यमी, शहरी उद्यमी। आपका देखिए आपका आरक्षित वर्ग के आधार पर भूपूर्व सैनिक उद्यमी, मतलब कि आपका एक्स सोल्जर, मतलब जो पहले सेना में हो उसका, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक उद्यमी, राजनीतिक पीड़ित उद्यमी, विकलांग उद्यमी और अनुसूचित या पीड़ित जाति के उद्यमी। तो ये सभी आपके जो कि क्लासिफिकेशन होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। तो देखिए इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक आता है वो आता है एक अच्छे उद्यमी मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप के गुण क्या क्या होते हैं, उसके कार्य क्या वर्णन आप जो कि है कीजिए, ठीक है। तो इसके बारे में जो कि हम जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्रिस्टोफर के अनुसार एक अच्छे उद्यमी में निम्न गुण होना चाहिए। क्रिस्टोफर के अनुसार एक अच्छे उद्यमी में निम्न गुण होना चाहिए, मतलब आइए आपकी जो कि है क्रिस्टोफर थे, उन्होंने बताया है कि एक अच्छे उद्यमी में क्या क्या गुण होना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं। देखिए कठोर परिश्रम तथा सतत प्रयत्नशील होना चाहिए। कठोर परिश्रम करने वाला मतलब ज़्यादा मेहनत करने वाला और ज़्यादा प्रयास करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, ठीक। हीन भावना से मुक्त होना चाहिए, अच्छे विचार वाला होना चाहिए, जोखिम उठाने वाला होना चाहिए, ठीक। चौथे नंबर के क्या है, जोखिम उठाने वाला, मतलब कि आप सभी लोगों को पता है कि बिजनेस करने के लिए आपको रिस्क तो थोड़ा लेना ही पड़ता है, तो रिस्क को उठाने वाला होना चाहिए, ठीक है। और आप अपने मन से भी बना कर लिख सकते हैं कि जो कि है धैर्यवान होना चाहिए, ठीक है, संघर्ष करने वाला होना चाहिए। अपने आप लोग देखिए अगर खुद से भी बनाने के अपने मन से बनाने का प्रयास करते हैं तो इसका लाभ आपको पेपर के टाइम जो कि है मिलेगा, ठीक। पाँचवा क्या है, आत्मविश्वासी तथा इच्छा शक्ति से परिपूर्ण होना चाहिए। छठवां आपका है समय के अनुसार स्वयं को ढालने वाला होना चाहिए। सफलता के प्रति पूर्ण आपका आशावादी होना चाहिए। कठिन परिश्रम करने वाला होना चाहिए। चुनौतियों को स्वीकार करने वाला होना चाहिए। एक अच्छे बिजनेसमैन की खासियत बता रहे हैं, आपको गुण बता रहे हैं, ठीक है। चतुर, प्रशंसनशील तथा आकर्षक व्यक्ति होना चाहिए, ठीक। देखिए ये तो बात टॉपिक की हो गई। अब आपको एक जनरल नॉलेज की बात बता दें कि जैसा हम सभी लोगों ने जो कि ये देखा होगा, जितने भी सफल व्यक्ति हैं जो भी, ठीक, अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में कुछ बड़ा करें, ठीक, आप कुछ सफल बने, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ सीखनी होगी, वो है खुश रहना, ठीक। अगर आप खुश रहना सीख सकते हैं बुरी सी बुरी परिस्थिति में, तो आप किसी भी परिस्थिति का जो कि है हंस के सामना कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो क्या, खुश रहना सीखें, दूसरों को खुश रखना सीखें और स्वयं भी खुश रहें। आपने जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कि हैं, बड़े बड़े जो भी लोग हैं, उनको देखा होगा, हमेशा जो कि है उनके चेहरे पर एक स्माइल रहती है। आपने कभी भी नहीं देखा होगा एक लेजी आपका आलसी व्यक्ति जो कि है हमेशा गुस्सा करता रहता है, वो कोई बड़ा बिजनेसमैन बन गया हो, ऐसा कभी नहीं देखा हुआ। आप किसी का भी उदाहरण ले लें, मुकेश अंबानी, एलोन मस्क, इन सभी के जो कि चेहरे पर हल्की सी स्माइल जो कि हमेशा आपको देखने को मिलेगी। तो एक सफल व्यक्ति ही वही बन सकता है जो हमेशा खुश रहना सीख ले, ठीक है। चलिए अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक। अगर देखिए 10वां आपका क्या है, चतुर, प्रशंसनशील तथा आकर्षक व्यक्तित्व वाला होना चाहिए। 11वां है समय की कदर करने वाला होना चाहिए। 12वां है सदैव लाभ की इच्छा रखने वाला होना चाहिए। 13वां आपका है आपका अपरिचितों को आपका प्रभावित करने वाला होना चाहिए। मतलब क्या है, अपरिचितों को, मतलब कि जो आपको जानते भी नहीं हैं उनको भी आप समझा सके अपनी जो कि ये बिजनेस, और प्रभावित उनको अपनी बातों से कर सके, ऐसा व्यक्ति जो कि होना चाहिए, एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। 14वां क्या है आपका, कुशल विक्रेता। एक अच्छे जो कि है अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप किसी भी चीज़ को सेल कर सकते हैं, ठीक है। 15वां आपका क्या है, मित्रता निभाने वाला होना चाहिए। 16वां है अपना आपका अपने कार्यों को सदैव आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। 17 है आपका नवीन उद्योग स्थापित करने
की क्षमता वाला होना चाहिए। ठीक, आपके नए नए बिजनेस स्थापित करने की क्षमता वाला होना चाहिए। देखिए, ये तो हो गए क्रिस्टोफर के अनुसार क्या क्या आपके में बिजनेसमैन में गुण होना चाहिए। अब आपके आते हैं मैकलोन के अनुसार अच्छे उद्यमी में निम्न गुण होना चाहिए। तो दो आपके हैं, एक है क्रिस्टोफर और एक है मैकलोन। ठीक, इन्होंने बताया है कि आपके एक बिजनेसमैन में क्या क्या अच्छे गुण होना चाहिए, उन सभी के बारे में इन लोगों ने बताया है। तो मैकलोन के अनुसार, देखिए क्रिस्टोफर के अनुसार हमने आपको 17 गुण जो कि है बताए हैं। अगर आप 17 में से 10 भी लिख देते हैं तो बहुत है, 10 भी अगर आप लिख देते हैं तो काफ़ी है 10। ठीक है, देखिए इसमें आपका पहला आएगा उद्देश्य या लक्ष्य की क्षमता होनी चाहिए। उद्देश्य या लक्ष्य की क्षमता होनी चाहिए, मतलब आप किसी भी लक्ष्य को जो कि है प्राप्त कर सकें, ऐसे बिजनेसमैन होना चाहिए। दूसरा है जोखिम उठाने की क्षमता वाला होना चाहिए, असाधारण उत्पादकता सामर्थ्य। चौथा है आत्मविश्वासी होना चाहिए, धनात्मक सोचने वाला होना चाहिए, व्यक्तिगत आपका दायित्व का निर्वहन करने वाला होना चाहिए। आपका इसके बाद सातवां आता है भविष्य के प्रति आशावादी होना चाहिए। आठवां आपका है कि समुदाय स्थापित करने वाला होना चाहिए और दूरदर्शी होने, मतलब दूर की सोचने वाला होना चाहिए। अगर जो भी आपका बिजनेसमैन है तो आपने देखा होगा जो हमेशा जो कि है दूर की सोचता होगा, जो भी बिजनेसमैन बनेगा वो जो कि है आगे तक की हमेशा सोचता है। तो देखिए ये तो आपके गुण हो गए। अब हम जानते हैं कि एक अच्छे बिजनेसमैन के क्या क्या कार्य होते हैं, उन सभी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, उद्यमी के कार्य, एक अच्छे बिजनेसमैन के क्या क्या होते हैं उन सभी के बारे में हम जानेंगे। देखिए पहला आपका क्या है, वह अपने व्यवसाय का स्वयं प्रबंधन, वह अपने व्यवसाय का स्वयं प्रबंधन भी करें तथा निर्णय भी खुद ले, मतलब कि खुद मालिक हो अपने बिजनेस का। ठीक है, खुद जो कि ये सारे निर्णय करें, खुद फैसले ले सारे अपने। दूसरा आपका है उद्यमी द्वारा बाजार का सर्वेक्षण करें तथा सही वस्तु का अध्ययन करके उचित व्यवस्था का चुनाव करें, मतलब कि साल महीने में एक आध बार हफ्ते में वो बाजार का भी जो कि है रुख करे और सभी के बारे में, अपने ग्राहकों के बारे में जाने कि वो कैसी वस्तु चाहते हैं और जो वस्तु हम दे रहे हैं वो अच्छी है या नहीं। ठीक है, तीसरा आपका क्या है, अपने संयंत्र मतलब प्लांट या उद्योग के आकार का स्वयं चयन करना चाहिए। चौथा आपका है अपने प्लान के लिए स्थान का चयन खुद करना चाहिए। पांचवा आपका है कि बिक्री की व्यवस्था स्वयं देखनी चाहिए, मतलब कि आपका माल कितना बिक रहा है और आपका माल में क्या क्या खराबी आ रही है, क्या क्या आपके जो कि है ग्राहक आपसे शिकायत कर रहे हैं, उन सभी की जानकारी खुद जो कि है लेना चाहिए। ग्राहकों की समस्या भी स्वयं सुननी चाहिए, सदैव नई खोजों की तलाश करनी चाहिए और अपने व्यवसाय के लिए कच्चे माल, मशीनरी तथा वित्त मतलब कि फाइनेंस की व्यवस्था खुद देखनी चाहिए। ठीक, खुद देखनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक अच्छे बिजनेसमैन की जो कि है पहचान होती है। और कार्य, एंटरप्रेन्योर की हमने आपको पहचान भी बता दी और कार्य। ठीक है, अब देखिए जो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है उसका नाम है उद्यमिता की सफलता मुख्य रूप से किन कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, मतलब कि एक अच्छे बिजनेसमैन की सफलता किन कारकों पर जो कि निर्भर करती है, इसके बारे में जो कि हम समझेंगे। तो देखिए उद्यमिता की सफलता मुख्य रूप से निम्न कारकों पर निर्भर करती है। जो आपका उद्यमिता है, मतलब कि जो आपका बिजनेस है वो आपका किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, सबसे पहला कारक आपका है वित्तीय प्रबंधन, दूसरा है संगठन के मूल तत्व, तीसरा है लेखांकन, चौथा है क्रय एवं विक्रय, पांचवा आपका है श्रम शक्ति और छठवां है आपका नियोजन। ठीक, प्लानिंग। तो देखिए इन सभी को अगर आप जो कि है फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छा बिजनेस जो कि है खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और आपको जो कि है इस सब्जेक्ट से एक नॉलेज ही मिलेगी। अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से दिमाग से समझते हैं तो आपको काफ़ी कुछ जो कि है नॉलेज यहाँ से मिलने वाली है जो आपके आगे काम आएगी। ठीक है, देखिए इसमें पहला आपका क्या आता है टॉपिक, पहला इसमें आपकी हेडिंग है वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो देखिए किसी व्यवसाय बिजनेस उद्योग को प्रारंभ या शुरू करने के लिए उपयुक्त संसाधन जुटाने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए धन की ज़रूरत होती है। धन को सही तरीके से उपयोग करने की कला ही एक सफल उद्यमिता का प्रतीक है। देखिए इसको सब ये तो आपकी देखिए जो कि एक किताबी भाषा एक तरह से हो गई। अब देखिए अब हम इसको आसान भाषा में समझते हैं। ठीक, अगर आप चाहें ये वाला आपको नहीं लिखना है तो आप सादा भाषा में ही लिख सकते हैं। देखिए किसी व्यवसाय या आपका उद्योग को प्रारंभ करने के लिए देखिए हम सभी लोगों को पता है
कि अगर कोई भी हम बिजनेस, कोई भी उद्योग, कोई भी जो कि है व्यापार छोटा मोटा जो कि है शुरू करें, तो उसके लिए हमको सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की? पैसों की, धन की ज़रूरत पड़ती है। धन को सही तरीके से उपयोग करने की कला ही एक अच्छी उद्यमिता का प्रतीक है। मतलब कि उस धन को, धन तो देखिए सभी लोग लगा देते हैं बिजनेस में, लेकिन उसको सही तरीके से उपयोग करने का तरीका एक अच्छे बिजनेसमैन की जो कि है निशानी है। और अगर आप उस धन को सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आपका एक बिजनेस जो कि है एक अच्छा चल सकता है आपका बिजनेस। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला टॉपिक हो गया। इसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट क्या है? संगठन के मूल तत्व, संगठन के मूल तत्व। ठीक, फंडामेंटल आपका एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपका देखिए इसमें हम क्या समझेंगे? उद्यमिता की सफलता के लिए, उद्यमिता बिजनेस की सफलता के लिए संगठन के मूल तत्व की जानकारी होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि किसी नए व्यापार या उद्योग को शुरू करने के लिए पहले उसके उपयुक्त संगठन, कर्मचारी का समूह की रचना की जाती है। सभी कर्मचारियों की योग्यता, निपुणता तथा अनुभव को ध्यान में रखते हुए ही उनको कार्य देना चाहिए। मतलब देखिए इसका क्या है, दूसरा जो आपका पॉइंट है संगठन के मूल तत्व, इसमें आप क्या लिख सकते हैं? साधारण भाषा में हम समझेंगे तो देखिए किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए संगठन के मूल तत्व, इसका मतलब आपका क्या है? किसी भी आपकी जो एक टीम वर्क है, टीम वर्क से आप यहाँ को समझें इसको। अच्छे जो बिजनेस है एक बिजनेस, सफल बिजनेस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो एक अच्छी टीम की ज़रूरत होती है, ठीक, कर्मचारी की। तो किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए या उद्योग को शुरू करने के लिए पहले हमको एक जो कि है कर्मचारियों का समूह बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? उसमें जो आपके वर्कर्स काम करेंगे उन सभी का एक समूह बनाना पड़ता है, और सभी कर्मचारियों को योग्यता, निपुणता तथा अनुभव को ध्यान में रखते हुए उन सभी को कार्य देना चाहिए। ठीक, तो देखिए जैसे कि जो आपका बहुत पढ़ा लिखा है, ठीक, आपके जो लेन देन में पैसे की जो कि है अच्छा हो उसको हम मैनेजर बना देते हैं, जो कम पढ़ा लिखा हो उसको वर्कर लगते हैं। तो इस तरह से जो कि है आप सभी को पोस्ट दें अपने जो अच्छे एक बिजनेस करने में। ठीक है, इसके बाद तीसरा हमारा है लेखांकन, ठीक, अकाउंटिंग। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे? उद्यमिता की सफलता के लिए लेखांकन की अहम भूमिका है। उद्यमिता की सफलता, एक अच्छे बिजनेस की सफलता के लिए लेखांकन की अहम भूमिका है। देखिए आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हम उद्यमी शब्द की जगह जो कि है बिजनेस का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक, आप भी बिजनेस शब्द का यूज कर सकते हैं, लेकिन केवल बोलचाल में। अगर आप लिखेंगे जब पेपर में तो बिजनेस की जगह आप उद्यमिता का ही यूज करेंगे। ठीक, उद्यमिता का ही यूज आप करेंगे। उद्यमिता की सफलता के लिए लेखांकन की अहम भूमिका होती है। लेखांकन के अंतर्गत धन, संपत्ति तथा सामग्री सभी का लेखा जोखा तैयार करना आता है। अतः एक सफल उद्यमी को खुद भी आपका हिसाब किताब करना अच्छी से आना चाहिए। तो देखिए आपका अकाउंटिंग क्या है? लेखांकन के अंतर्गत आपका धन, ठीक, संपत्ति, सामग्री, ये सभी का जो कि है मेंटेनेंस, मतलब कि लेखा जोखा आपके इसके अंतर्गत आता है, तैयार करना आता है। ठीक है, अतः एक सफल बिजनेसमैन को खुद से भी जो कि है हिसाब किताब आना चाहिए, कि जो कि है आप खुद से भी अपने बिजनेस का हिसाब किताब, जैसे कि कभी कुछ गड़बड़ी हो तो आप खुद उसको देख सकें। ठीक, चौथा हमारा क्या है? क्रय एवं विक्रय। ठीक, क्रय एवं विक्रय क्या होता है? सामग्री का मितव्ययी क्रय तथा उत्पादन का अच्छे लाभ पर विक्रय करने की निपुणता उद्यमिता की सफलता का कारण है। ठीक, उद्यमिता की सफलता का कारण है। आप किसी भी वस्तु, जो भी आपके बिजनेस, जो कि आप जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आपकी फैक्ट्री है उसमें आपकी जो भी वस्तु बन रही है उसका क्रय विक्रय, ठीक, उसकी जो कि है अच्छे से निपुणता एक अच्छे बिजनेस को जो कि है आगे तक लेकर जा सकती है। ठीक है, पांचवा हमारा क्या है? श्रम शक्ति, जो कि एक हम मानते हैं कि एक बिजनेस के लिए श्रम शक्ति जो कि है सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखिए ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? श्रम शक्ति, देखिए सबसे पहले तो हम इसको पढ़ लेते हैं। किसी भी उद्योग की सफलता उसमें काम कर रहे श्रमिकों की लगन, मेहनत तथा उनकी दक्षता पर निर्भर करती है। बिजनेसमैन की उद्यमिता की सफलता तभी आपकी सार्थक सिद्ध होती है जब उद्यमी भी सभी श्रमिकों की परेशानियों को अपनी समझे और उन्हें अच्छा व्यवहार रखे।
देखिए, अगर आपको एक अच्छा बिजनेस जो कि है चाहिए है, आप कोई भी जैसे बड़ी फैक्ट्री खोलते हैं या कोई भी एक बड़ी लेवल पर एक बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो आपके कर्मचारी, जो आपके श्रमिक, ठीक, जो आपके मजदूर काम कर रहे हैं, तो अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस जो कि है फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन अगर वो श्रमिक जो कि है लगन मेहनत, एक अच्छी मेहनत करते हैं, लगन से अपने काम में लगे रहते हैं, तो वो आपको बिज़नेस को ऑटोमेटिक आगे तक लेकर जाएंगे और आपका बिज़नेस आगे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक, तो किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए मेन क्या है, श्रमिक, मतलब कि उसमें काम कर रहे वर्कर वो कैसे काम करते हैं, ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से, तो यही जो कि है होता है। ठीक, और जब जो कि है एक अच्छा जो बिजनेसमैन होता है वो अपने सभी मजदूर, जो आपके श्रमिक काम कर रहे हैं, उन सभी की परेशानियों को अपना समझता है और उन सभी लोगों से एक अच्छा व्यवहार रखता है। ठीक, जो भी आपने देखा होगा बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो अपने जो काम कर रहे हैं नौकर हैं, ठीक, जो आपके श्रमिक हैं, उनसे सभी से अच्छा व्यवहार रखता है। ठीक, छठवां हमारा आता है नियोजन। नियोजन क्या होता है, उद्यमिता की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण घटक नियोजन मतलब कि प्लानिंग होती है। उद्यमिता के प्रत्येक स्तर पर हर एक चीज़ प्लानिंग के साथ करनी चाहिए। एक अच्छी प्लानिंग में हम अपने उद्योग को काफ़ी आगे ले जा सकते हैं तथा उसको सफल भी बना सकते हैं। तो अब इस चीज़ से हमको क्या समझ में आया कि एक अगर आपको कोई भी उद्यमिता शुरू करनी है, मतलब कि कोई भी एक बिजनेस उद्योग शुरू करना है, सबसे पहले तो आप प्लानिंग करेंगे। उदाहरण हम ले, सबसे बेस्ट हम उदाहरण लेते हैं तो देखिए, जो आपके जियो की सिम है, तो जियो सिम हमारी लॉन्च हुई 2017 में। ठीक, अब ऐसा तो है नहीं कि 2017 में ही मुकेश अंबानी ने सोचा होगा आपकी जियो जो की है उसकी इंटरनेट की फाइबर नीचे बिछी होगी समुद्र वगैरह में। ठीक है, तो इंटरनेट आपको 2017 एक साल में ही तो उपलब्ध हुआ नहीं है। जो मुकेश अंबानी जो की है उसकी प्लानिंग जो की है कई साल पहले से की होगी। ठीक, तो किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले उस बिज़नेस की प्लानिंग करनी होती है। ठीक, उस बिज़नेस के बारे में सोचना होता है, उसकी पूरी प्लान करना होता है कि इस बिज़नेस में कितने का खर्चा आएगा, इस बिज़नेस से क्या होगा, इसका आगे भविष्य क्या है। तो ये सभी बातें सोचकर अगर आप बिज़नेस शुरू करते हैं पूरी प्लानिंग के साथ, तो एक आपका बिज़नेस जो कि है एक बड़े लेवल तक आप लेकर जा सकते हैं और एक आप सफल बिजनेसमैन भी जो कि है बन सकते हैं। तो उद्यमिता की सफलता है, ठीक है, आपकी क्या है, नियोजन मतलब कि प्लानिंग। अब इसके बाद देखिए जो अगला टॉपिक हमारा आता है कि उद्यमिता की सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाएं बताइए। मतलब कि एक अच्छे उद्यमिता के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं उसके बारे में जो कि हमको बताना है। एक उद्यमी आपका एंटरप्रेन्योर की सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाएं क्या क्या होती हैं या क्या आ सकती हैं। तो देखिए, पहली बाधा होती है तकनीकी बाधा, दूसरी होती है वित्तीय बाधा, तीसरा आपका होता है संगठनात्मक बाधाएं और चौथा आपका होता है हानि बर्दाश्त ना करने के सामर्थ्य, मतलब कि आप कोई भी हानि जो कि बर्दाश्त ना कर पाएँ ऐसा। ठीक, तो इन सभी के बारे में जो कि हम डिटेल से पढ़ते हैं तो आपको जो कि है अच्छे से समझ में ये सारे टॉपिक आ जाएंगे। पहला हमारा आता है क्या, तकनीकी बाधाएं, टेक्निकल बैरियर। तो देखिए, टेक्निकल बैरियर क्या क्या होते हैं आप लोग खुद से ज़रा समझें एक बार। सबसे पहले तो हम इसको पढ़ लेते हैं पूरे को, इसके बाद इसको सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं पहले तो कि तकनीकी बाधाएं क्या होती है। देखिए, लघु उद्योग के स्वामियों या आपका लघु उद्योग के स्वामियों या उद्योगियों के द्वारा उद्योग के लिए बाजार में आने वाली नई नई मशीनें या अन्य तकनीकी मतलब कि एडवांस टेक्नोलॉजी, अन्य तकनीकी मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी मशीनों का प्रयोग कर पाना संभव नहीं होता है। ठीक है, हो पाता है इसके लिए अतिरिक्त वे अपने निर्णय प्रतिक्रिया या प्रक्रियाओं में सतत सुधार लाने में भी सफल नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार तकनीकी बाधाओं से उत्पन्न की गुणवत्ता या उत्पादकता प्रभावित होती है और उद्यमिता या उद्यमी को बाजार में आशा के अनुसार सफलता नहीं मिल पाती है। अब देखिए इसका मतलब समझते हैं। टेक्निकल बैरियर आपके लिए जो कि है क्या है, एक जो आपको पता है कि अगर कोई भी एक नया बिजनेसमैन है तो वो जो कि है छोटे से शुरुआत करता है। ठीक, और एक जो नया बिजनेसमैन है उसने कम पैसे लगाकर अपना एक जो कि है बिजनेस खड़ा किया है। इसके बाद आपके बाज़ार में जो पुराने उद्योगी हैं, ठीक, लघु उद्योगी मतलब जो पुराने समय से आपका व्यापार करते आ रहे हैं, बिजनेस करते आ रहे हैं, उनके स्वामी, ठीक, उनके जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके पास क्या होता है, बाज़ार में नई नई मशीनें होती हैं और आपके पास वो मशीनें नहीं हो पाती हैं। ठीक, टेक्निकल बैरियर मतलब क्या है, टेक्निकल मतलब मशीनें। तो क्या है इसका सीधा सा मतलब
कि जो आपके बाज़ार में काफ़ी समय से बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास हर चीज़ की जो कि है मशीन होती है बाज़ार में, और वही मशीनें आपके पास नहीं होती हैं। ठीक, आप उन मशीनों का जो कि है प्रयोग कर ले एडवांस टेक्नोलॉजी का, ये संभव नहीं हो पाता है क्योंकि आपके पास कम पैसे हैं अभी, और आप बिज़नेस अभी से शुरू कर रहे हैं। और जो पुराने लोग हैं वो बिज़नेस शुरू कर चुके हैं और उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण क्या होता है, उनका माल ज़्यादा बिकता है और हमारा माल कम बिकता है। इससे क्या होता है, जो आपका नया व्यापारी है, जैसे कि आप, तो आपने अगर नया बिजनेस शुरू किया है तो उद्यमी को बाजार में आशा के अनुसार सफलता नहीं मिल पाती है। मतलब कि जो हम आशा करते हैं उतनी हमको जो कि है सफलता नहीं मिल पाती है और हम जो कि है हार जाते हैं। ठीक, तो पहला टॉपिक हमारा क्या हो गया, टेक्निकल बाधाएं। इसके बाद दूसरा हमारा आता है वित्तीय बाधाएं, वित्तीय बाधाएं। वित्तीय बाधाएं क्या होता है, आपका फाइनेंशियल बैरियर, मतलब कि पैसे। ठीक, वित्तीय बाधाएं मतलब पैसों की थोड़ी जो कि है तंगाई। ठीक, पैसों की कमी, सीधी से मतलब आप समझें, किसी भी उद्योग के लिए धन राशि का इंतजाम करना एक बड़ी समस्या है। अपने वित्तीय सीमाओं के कारण उद्योग में बनाए जाने वाले उत्पादन की गुणवत्ता, क्वालिटी का मानक स्तर बनाए रखने में उद्यमी असफल हो जाता है। ठीक, असफल क्यों हो जाता है, हम आपको ये भी बताएंगे। असफल हो जाता है जो बड़े उद्योग इसे आसानी से हासिल कर लेते हैं। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप वे बाजार में आपके पिछड़ जाते हैं, मतलब कि पीछे हो जाते हैं, और वे बाजार में एक सीमित वर्ग की आवश्यकताओं की ही आपका पूरा कर पाते हैं। अब देखिए, इसको हम समझते हैं वित्तीय बाधाएं क्या होता है। फाइनेंशियल बैरियर मतलब कि सीधा सा मतलब समझे, सरल भाषा में इसको हम समझते हैं पैसे की कमी। ठीक, तो आप जैसे ही हम आप लोगों को बता चुके हैं कि एक जो नया बिजनेसमैन होता है, ठीक, उसके पास जो कि है कम पैसे होते हैं और एक बड़ी धनराशि की इंतजाम करना एक बड़ी समस्या होती है। अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो आप उसमें लाखों करोड़ों जो कि है रुपए का इंतजाम करना एक बड़ी समस्या जो कि है बन जाती है। इसकी वित्तीय सीमाएं के कारण उद्योग में बनाए जाने वाले उत्पादन की गुणवत्ता का मात्रक स्तर बनाए रखने के लिए जो कि उद्यमी असफल हो जाता है। मतलब कि जैसा आप मानकर चलें कि हमने किसी भी चीज़ में जो कि है जब हम लाखों करोड़ों लगा देंगे, उसके बाद हम उस प्रोडक्ट को जो कि है महंगा कर देंगे या फिर उस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ कमी कर देंगे। ठीक, जैसे कि टेस्ट में कम कर देंगे या उसकी मात्रा कम कर देंगे। तो ऐसा जब हम कर देते हैं, ठीक, जब आप किसी भी प्रोडक्ट में आप कम उसकी मात्रा कर देते हैं, उसकी क्वालिटी कम कर देते हैं, ठीक, तो हम क्या होता है, वो हमारा प्रोडक्ट बिकना महंगा जो कि है बंद हो जाता है। और सामने जो आपका कॉम्पिटिटर है, ठीक, जो बाजार में दूसरे पुराने व्यापारी हैं, वो उस चीज़ को जो कि है मेंटेन रखते हैं। ठीक, वो पहले से जो कि ये पैसा लगा चुके हैं। तो देखिए, इसको एक बार और पढ़ते हैं कि अपनी वित्तीय सीमाओं के कारण उद्योग में बनाए जाने वाले उत्पादन की गुणवत्ता का मानक स्तर बनाए रखने के लिए उद्यमी असफल हो जाता है। मतलब कि वह अपने माल की क्वालिटी बराबर जो कि है नहीं रख पाता है। जो बड़े उद्योगपति इसे आसानी से हासिल कर लेते हैं, जो आपके बड़े पुराने बिजनेसमैन हैं बाजार में, वो इस चीज़ को आसानी से हासिल कर लेते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। ठीक, इसके परिणाम स्वरूप वे बाजार में पिछड़े जाते हैं और वे बाजार में एक सीमित वर्ग की ही आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर पाते हैं। मतलब कि वो क्या हो जाते हैं, कंपटीशन में पीछे हो जाते हैं और एक सीमित वर्ग की ही जो कि आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं। तीसरा हमारा आता है संगठनात्मक बाधाएं। ठीक, संगठनात्मक बाधाएं क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। किसी भी उद्योग की आपकी शुरुआत एक या दो व्यक्तियों द्वारा ही की जाती है। ठीक है, सभी लोगों को पता है कि अगर कोई भी आप बिजनेस जैसे ये शुरू करने जाए, या तो आप किसी को पार्टनर को लेंगे, ठीक, या तो आप अकेले ही जो कि ये बिजनेस शुरू कर देते हैं। उद्योग के समस्त कार्य, उद्योग में आपके जो कि बिजनेस में आपके जितने भी कार्य होते हैं, जैसे कि कच्चे माल का क्रय, आपका उत्पादन प्रक्रिया का निर्धारण, आपके उत्पाद की गुणवत्ता, उत्पाद के भंडारण की व्यवस्था, बिक्री की व्यवस्था आदि कार्य उद्यमी के द्वारा ही पूरे किए जाते हैं। ठीक, मतलब जैसे कि आपने मान के चलें, आपने जो कि एक नया बिजनेस शुरू किया है, तो उस बिजनेस में जो जो काम है वो सभी आप अकेले को ही देखने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, आप अकेले को ही देखना पड़ेंगे, द्वारा ही पूरे किए जाते हैं। सारे कामों की जिम्मेदारी उद्यमी की ही हो जाती है। इस संगठनात्मक बाधा से उद्योग के संचालन में बहुत कठिनाई होती है। मतलब कि जब सारी जो कि है काम आपको ही करने पड़ेंगे तो उद्योग चलाने में जो कि है काफ़ी समस्याएं जो कि आ जाती हैं। इसी को हम कहते हैं संगठनात्मक बाधाएं।
ठीक, जिससे क्या होता है, जिससे उत्पाद की उत्पादकता तथा गुणवत्ता दोनों पर ही जो कि है प्रभाव पड़ता है। जब एक ही व्यक्ति पर हम सारा लोड दे देंगे तो वो व्यक्ति जो कि है कहाँ तक काम करेगा। ठीक, आप बाजार से सामान लाएगा, बनवाएगा, उसको बेचने भी जाएगा, जब सारे काम एक ही व्यक्ति करेगा तो जो कि है उसको मुसीबतों का सामना काफ़ी करना पड़ता है। चौथा हमारा आता है हानि बर्दाश्त ना करने की सामर्थ्य। मतलब कि आप सभी लोगों को पता है कि जैसे कि बिजनेस में आपका फ़ायदा जो कि है प्रॉफिट और लॉस होता ही रहता है। ठीक, कभी फ़ायदा तो कभी लॉस। तो अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो एक हानि को सहन करने की, आपका जो नुकसान होता है उसको सहन करने की आप में सामर्थ्य होना चाहिए। लेकिन एक मतलब जो कि हमारे मार्ग में असफलताएं आती हैं, क्या आती है, हानि बर्दाश्त ना करने का सामर्थ्य। चौथा हमारा टॉपिक है, इसके बारे में देखिए पढ़ते हैं। किसी उद्योग की स्थापना एवं उसके संचालन में यदि किसी प्रकार का वित्तीय घाटा या मानसिक रूप से आपके विचलित होने के कारण उद्योग की सफलता को प्रभावित करेगा, जिससे परिणाम स्वरूप उद्योग पहले की तरह अच्छी तरह नहीं चलेगा। देखिए, अगर आपको किसी भी जो कि है उद्योग में हानि आ जाती है या आप मानसिक रूप से जो कि है विचलित हो जाते हैं, कोई आपकी घर की प्रॉब्लम या कुछ भी है, तो उसका सीधा असर जो कि है कहाँ पड़ेगा, उसका सीधा असर आपका पड़ेगा सीधे उद्योग पर, आपके बिजनेस पर उसका सीधा असर पड़ेगा। ठीक, इसके बाद पांचवा हमारा आता है बाजारी बाधाएं। बाजारी बाधाएं क्या होती हैं, जैसे कि उत्पादन, आपका उत्पाद का ना बिकना, आपके जो माल आपने बनाया है उसका ना बिकना, माल की उच्च दरें और आपकी पर्याप्त बिक्री का ना होना। मतलब कि जैसे कि मान के चलें आपकी दिन में बिक्री होनी है 1000 और आपकी 100 रुपये की अगर बिक्री होती है तो वो आपकी क्या कहलाएंगी, बाजारी बाधाएं। अगर आपका कंपटीशन किसी चीज़ का काफ़ी बढ़ जाए तो क्या होता है, धीरे धीरे जो कि है छोटे छोटे व्यापारी जो होते हैं उनको लॉस होने लगता है। ठीक, छठवां हमारा आता है व्यवसाय की उपेक्षा। सातवां आता है धोखाधड़ी या पैसे का डूबना। आठवां आता है किसी मुसीबत या वित्तीय में पहुंच जाना, किसी मुसीबत या विपत्ति में पहुंच जाना। तो देखिए, अगर आप पाँचवीं हेडिंग तक अगर आपने अच्छे से ईमानदारी से पढ़ा है तो आप ऑटोमेटिक जो कि इन तीनों हेडिंग के बारे में खुद से बना के लिख सकते हैं। देखिए, जैसे कि धोखाधड़ी या पैसे का डूबना, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, मान के चले आपका जो कोई पार्टनर है, ठीक, आपका जो भी बिजनेस में पार्टनर है वो आपको धोखा देकर या जो कि है पूरे पैसे हड़प करके भाग गया हो, धोखाधड़ी कहलाइए। ठीक, पैसे का डूबना, आपने किसी बिजनेस में जो कि है पैसा लगा दिया और वो चीज़ बहुत सस्ती हो गई या आपकी चीज़ वो ख़राब हो गई, तो वो हमारा हो जाता है पैसे का डूबना। किसी मुसीबत या आपकी विपत्ति में पहुंच जाना, मतलब कि आपके कोई भी जो कि घर में कोई परेशानी आया या आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी परेशानी जो कि आ जाती है तो वो हम इसके अंदर लिखेंगे किसी मुसीबत या विपत्ति में पहुंच जाना। अब इसके बाद देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है सोल पार्टनरशिप क्या होता है, एकल स्वामित्व क्या होता है। इसके बारे में जो कि हम समझेंगे। वीडियो को सभी लोग जल्दी से पहले तो शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से करें, बेल आइकन को भी ऑन जरूर से कर दें। तो चलिए अब हम समझते हैं किसके बारे में, सोल पार्टनरशिप के बारे में। अगर केवल एक व्यक्ति के द्वारा उद्योग स्थापित किया जाए तो इसे एक व्यक्ति का आपका स्वामित्व या एकल स्वामित्व कहा जाता है। ठीक, मतलब कि आप समझ गए होंगे कि सोल पार्टनरशिप हम किसको कहते हैं, जब किसी धंधे को, किसी बिजनेस को कोई केवल एक ही व्यक्ति करे, केवल एक ही व्यक्ति किसी उद्योग को स्थापित करे, उसको शुरू करे, तो ऐसे बिजनेस को हम क्या कहेंगे, सोल स्वामित्व। मतलब कि एक व्यक्ति द्वारा किए गए शुरू बिजनेस को हम कहते हैं एकल स्वामित्व कहा जाता है। इसमें केवल एक ही व्यक्ति उस उद्योग का मालिक होता है और व्यवसाय के सारे काम और उसका नियंत्रण भी उसी एक व्यक्ति के हाथों में होता है। मतलब कि देखिए, जब आपका एक ही जो कि है बिजनेस को शुरू करेगा तो उसका मालिक भी केवल एक ही रहेगा और सारे कंट्रोल, सारे नियंत्रण जो कि है वह एक ही व्यक्ति करेगा। एकल स्वामित्व के संचालन को एक स्वामी या एक व्यवसाय कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है, एकल स्वामी या एकल व्यवसायी कहा जाता है। इसके बाद देखिए इसमें हम आगे लिखेंगे कि जे.एल. हैंसन के अनुसार एकल व्यवसाय एक ऐसी आपकी व्यावसायिक इकाई है जिसमें एक ही व्यक्ति पूंजी लगाता है
तथा व्यवसाय में होने वाले लाभ और हानि का वह खुद ही जिम्मेदार होता है। मतलब कि एकल स्वामित्व क्या है, जब आप इसमें जो कि है एक ही व्यक्ति इस बिजनेस को शुरू करता है और बिजनेस में होने वाले लाभ हानि वो एक ही व्यक्ति जो कि ये देखता है, और बिजनेस की सारी व्यवस्थाएं आपके कंट्रोल्स, ठीक है, और व्यवस्था आप मतलब सामान लाना, ये सारे जो कि है काम एक ही व्यक्ति देखता है। इसी को हम कहते हैं एकल स्वामित्व। इसके बाद हम इसकी विशेषताएं जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहली इसकी विशेषता है कि एक ही व्यक्ति पूरे उद्योग का मालिक होता है। सबसे बड़ी इसकी विशेषता क्या है, एक ही व्यक्ति जो कि है पूरे आपके बिजनेस को मेंटेन करता है, वही जो कि है उसका मालिक होता है। किसी के दबाव में नहीं रहता है, मतलब कि आपके ऊपर कोई नहीं रहेगा, आप जो कि है एकदम स्वतंत्र तरीके से काम कर सकते हैं और आप ही उस पूरे जो कि है बिजनेस का मालिक, आपके ऊपर किसी का भी दबाव नहीं होगा। तीसरा है खुद फैसला ले सकते हैं। देखिए, आप जैसे कोई भी बिजनेस है तो अगर आप उसको अकेले कर रहे हैं तो आप उसमें अकेले अगर मालिक हैं तो अकेले ही जो कि खुद से फैसला ले सकते हो, कुछ भी कैसा भी आप फैसला ले सकते हैं, किसी से सलाह लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद लाभ इसमें देखिए क्या क्या है, ये तो हमने पढ़ ली इसकी विशेषताएं, ठीक। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद इसके लाभ क्या क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहला इसका लाभ है कि व्यवसाय को स्थापित करने और समाप्त करने में सरलता होती है। स्थापित करने में और समाप्त करने, अगर आपको जो कि है बिज़नेस अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको ख़त्म करने में भी आसानी होगी। अधिक लाभ के लिए प्रेरित करना, उत्तम नियंत्रण, व्यवसाय की आपकी गोपनीय को बनाए रखना, मतलब कि जो आपके सीक्रेट है बिजनेस के उनको बनाए रखता है अगर एक ही बिजनेस जो कि है एक ही आदमी बिजनेसमैन जो किसी भी बिजनेस को उद्योग को कर रहा है तो। पाँचवा, स्वरोजगार देना, मतलब कि खुद को जो कि है खुद के आइडियाज़ पर काम करना, खुद को ही जो कि है काम देना, ठीक। हानियाँ इसकी क्या है, आपकी सीमित पूंजी, मतलब कि आप जैसे आप मान के चलें कि अगर आप अकेले कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं तो जितने पैसे आपके पास होंगे वही आप जो कि है लगा सकते हैं, मतलब कि सीमित पूंजी, एक निश्चित जो कि है पैसे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर वही आपके साथ काफ़ी ज़्यादा लोग जुड़े होंगे तो वो थोड़े थोड़े पैसे लगाकर आप एक बड़ा बिजनेस जो कि है बना सकते हैं। लेकिन अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, एकल स्वामित्व, आपका सोल पार्टनरशिप की। दूसरा हमारा होता है निरंतरता का अभाव। जैसे कि मान के चलिए कभी आप बीमार हो गए तो आप उसमें जो कि है एब्सेंट रहेंगे, अपने बिजनेस को अच्छे से नहीं देख पाएंगे, ठीक। कभी कुछ परेशानी आई, कभी कुछ, तो निरंतरता जो कि है आपकी नहीं रहती है। तीसरा हमारा आता है सीमित आकार, ठीक। चौथा आता है प्रबंध आपका संबंधी विशेषता का अभाव, ठीक। इसके बाद देखिए हमारा अगला जो कि है टॉपिक है वो है पार्टनरशिप को हम हिंदी में कहते हैं साझेदारी। तो देखिए, साझेदारी को हम कैसे समझते हैं, देखिए कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा जब व्यवसाय स्थापित किया जाता है तो इसे हम साझेदारी कहते हैं। मतलब इसका क्या हुआ कि देखिए, जब हम कोई एक व्यक्ति किसी एक बिजनेस को करे, ठीक, उसमें कोई पार्टनर ना हो तो हम उसको कहेंगे सोल पार्टनरशिप, ठीक। दूसरा हमारा है पार्टनरशिप, मतलब कि जब कम से कम दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति किसी भी एक बिज़नेस को करते हैं तो वह हमारा जो कि है साझेदारी कहलाती है। काफ़ी ज़्यादा लोग मिलकर किसी एक बिज़नेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, उसी को हम कहते हैं साझेदारी, ठीक। इसके बाद हम इसमें लिखेंगे दो या दो से अधिक व्यक्ति एक लिखित या मौखिक समझौते करके एक साझेदारी बनाते हैं। मतलब कि दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति एक मौखिक या आपकी लिखित जो कोर्ट द्वारा या वकील द्वारा किसी के भी द्वारा लिखित जो कि है साझेदारी करके एक समझौता करके एक साझेदारी बनाते हैं कि वह संयुक्त रूप से व्यवसाय के संचालन के लिए पूरे तरह जिम्मेदार हैं। मतलब कि आपके व्यवसाय में जो भी लाभ जो भी हानि हो वह उसके खुद जिम्मेदार हैं, और उद्योग में होने वाले लाभ हानि के जिम्मेदार सभी साझेदार होते हैं। मतलब कि आपके बिजनेस में कोई भी जैसे लाभ हो कोई भी हानि हो तो उसके जिम्मेदार और उसके जो कि हैं पार्टनर सारे साझेदार आपके होंगे, पार्टनर जितने भी आपके हैं वो सभी उसके जिम्मेदार होंगे। इसके बाद हम इसमें लिखेंगे भारतीय साझेदारी अधिनियम सन 1932 के अनुसार 1932 के अनुसूची 4 के अनुसार 1932 के अनुसूची 4 के अनुसार साझेदारी ऐसे व्यक्ति का समूह है जो परस्पर किसी व्यवसाय के लाभ तथा हानि में भाग लेते हुए संगठित होते हैं तथा व्यवसाय का संचालन या तो वे सब मिलकर करते हैं या उसमें से उनका एक प्रतिनिधि बनकर करता है। मतलब कि आपके जो भी आपने देखे होंगे कई आपके पार्टनर्स बनाकर जो कि कोई बिजनेस किया जाता है तो उसमें सभी पार्टनर्स मिलकर किसी एक को जो कि है सारी जिम्मेदारी दे देते हैं, ठीक। उसको क्या करते हैं सभी लोग मिल करके या उसमें एक
प्रतिनिधि बना देते हैं। क्या बना देते हैं? प्रतिनिधि सभी साझेदार अपने मिलकर बना देते हैं। इसके बाद देखिए, यह दो प्रकार की होती है। आपकी जो पार्टनरशिप होती है वह दो प्रकार की होती है। एक होती है मौखिक साझेदारी, दूसरी होती है लिखित जानकारी। मौखिक मतलब कि कई लोगों के सामने बैठकर केवल मौखिक कह देना, ठीक। लिखित होती है आपकी वकील द्वारा जो कि है लिखित साझेदारी होती है। इसके लाभ क्या होते हैं? देखिए, इसके लाभ हम आपको दिखा दें। लाभ इसमें क्या है? इसमें सोचने तथा नियंत्रण करने के लिए कई सदस्य होते हैं, इसलिए व्यापार का प्रबंध अच्छी तरह हो जाता है। मतलब कि पार्टनरशिप आपकी जो होती है उसमें आपके कई सारे व्यक्ति जुड़े होते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका व्यापार का प्रबंध अच्छी तरह से हो जाता है, ठीक। जब काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे तो निर्णय और सोचने की सभी लोग अलग अलग, तो काफ़ी अच्छे निर्णय जो कि हो जाते हैं। दूसरा आता है, इसमें सभी लोग जितनी मेहनत करते हैं उतना ही ज़्यादा लाभ मिलता है। जितने ज़्यादा आपके पार्टनर्स मेहनत करेंगे सभी लोग मिलकर एक ही बिज़नेस में, तो उतनी ही आगे आप उस बिज़नेस को जो कि है लेकर के जा सकते हैं। इसके बाद तीसरा हमारा आता है, इसे सभी लोग पैसा लगाते हैं जिससे हम एक बड़े और अच्छा व्यापार कर सकते हैं। मतलब कि जब आपके ज़्यादा पार्टनर्स होंगे तो सभी लोग जो कि अगर थोड़ा थोड़ा पैसा ही लगा देते हैं तो आप एक बड़ा बिजनेस जो कि है कर सकते हैं ज़्यादा पैसे लगाकर, ठीक। इसके बाद चौथा हमारा आता है कि यह एक लचीला संगठन है। पांचवा है, इसे अलग अलग आपका योग्यताओं के व्यक्तियों के सम्मिलित होने के कारण व्यापारिक कुशलता बढ़ जाती है। मतलब कि अलग अलग तरह के जो कि है व्यक्ति आपसे अगर जुड़े होंगे, पार्टनर्स आपके होंगे, तो उसमें क्या होगा, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग सोच रखते हैं, ठीक। तो कोई कैसा सोचेगा, कोई कैसा सोचेगा, इससे आपका क्या होगा, बिजनेस आगे ग्रोथ करेगा, आगे ले जाएंगे आप बिजनेस को। हानियाँ इसमें क्या है? इसमें देखिए, वैसे आप मन से बनाकर कई हानियाँ लिख सकते हैं कि इसमें आप जो कि है कोई अकेला व्यक्ति फैसला नहीं ले सकता है। हम आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं हानि के, ठीक है। जैसे कि आप इसकी हानियों में एक अपनी सरल भाषा में लिख दें कि इसमें कोई भी एक व्यक्ति खुद से जो कि है फैसला कोई नहीं ले सकता है, सभी साझेदार मिलकर फैसला लेंगे। कोई एक व्यक्ति खुद जो कि है मालिक इसका नहीं होता है, ठीक है। और इसमें सभी लोगों के जो कि धोखाधड़ी करने का जो कि है हो सकता है। इसमें कोई भी साझेदार विश्वासघात कर दे तो पूरे व्यवसाय को नुकसान पहुंच सकता है। मतलब कि अगर कोई भी पार्टनर्स आपका जो कि है धोखा कर जाए तो आपके पूरे जो कि है बिजनेस को नुकसान पहुंच सकता है। दूसरा है, इसमें दायित्व असीमित होता है। इसमें दायित्व क्या होता है? असीमित होता है। और काफ़ी सारी जो कि इसकी हानियाँ हैं पार्टनरशिप की, ठीक है। तो देखिए, पार्टनरशिप के बाद जो अगला टॉपिक हमारा आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि अन्य प्रकार के व्यवसाय संगठन अदर आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में जो कि हम पढ़ेंगे। अन्य प्रकार के व्यवसाय संगठन कौन कौन से हैं आपके? पहला आपका है निगम, दूसरा है सीमित देयता कंपनी, और तीसरा आपका है सहकारिता, ठीक। तीसरा क्या है? सहकारिता। सबसे पहले हम जानते हैं निगम क्या होता है। देखिए, कॉरपोरेशन क्या होता है आपका निगम उद्देश्य के लिए अलग अलग आपकी संस्था हैं। जो आपका निगम उद्देश्य है उसके लिए आपकी अलग अलग कंपनियां जो कि होती हैं, और एक कानूनी व्यक्ति माने जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये कानूनी व्यक्ति माने जाते हैं। इसका मतलब है एक नियम द्वारा मुनाफे को कंपनी की व्यक्तिगत आय के रूप में लगाया जाता है। क्या कराया जाता है? इसका मतलब क्या है? एक निगम द्वारा मुनाफे को कंपनी के व्यक्तिगत आय के रूप में लगाया जाता है। इसके बाद देखिए, निगम सरकार के द्वारा बनाए गए प्रावधानों के तरह कार्य करता है। इसमें कोई भी शेयर खरीदकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। एक प्रकार से यह सरकारी संस्था की तरह ही कार्य करता है। इसमें देखिए, आपका जो निगम होता है कॉरपोरेशन, इसमें कोई भी जो कि है अपने शेयर्स लगा सकता है, ठीक, उसको खरीद सकता है। इसके लाभ क्या क्या होते हैं? देखिए, इसके लाभ देख लें हम। लाभ तथा हानि निगम के होते हैं। आपके जो भी बिजनेस में आपके लाभ और हानि हो वो आपके निगम के ही होंगे, ठीक। ऋण और नुकसान के लिए मालिक की देयता को सीमित करता है, ठीक। तीसरा आपका है मुनाफे पर केवल एक बार टैक्स लगता है। आपका अगर जो कि है कॉरपोरेशन है तो मुनाफे पर जो कि आपका फ़ायदा हुआ उस पर केवल एक बार टैक्स आपका लगेगा। चौथा है स्वामित्व का हस्तांतरण, ठीक है। स्वामित्व का क्या? हस्तांतरण। इसके बाद पांचवा आपका है आपका दोहरे कराधान से बचा जा सकता है। इसके बाद हम इसकी हानियों को देख लेते हैं, इसकी आपकी क्या क्या हानियां जो की होती है। देखिए, कॉरपोरेशन की सबसे पहली हानि आपकी है कॉरपोरेट संचालन महंगा होता है। क्या होता है? कॉरपोरेट संचालन महंगा होता है। दूसरा आपका है एक निगम की आपका स्थापना करना महंगा होता है। एक निगम की स्थापना करना क्या होता है? महंगा होता है। कुछ अपराधों के कारण कॉरपोरेशन आय पर 2 बार कर लग जाता है। क्या होता है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी जो की हानि है कि अगर आपसे जो की है कुछ भी अपराध हो जाता है तो कॉरपोरेशन आय पर 2 बार जो कि आपका टैक्स लग जाता है, ठीक है।
चलिए दूसरा हमारा पॉइंट है सीमित देयता कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ठीक है, इसमें देखिए क्या लिखेंगे हम, सीमित देयता साझेदारी के समान एक एलएलसी एक साझेदारी की कुछ आय लाभ प्रदान करते हैं। ठीक, प्रदान करते हुए मालिक को सीमित देयता प्रदान करता है। अनिवार्य रूप से साझेदारी और आपके निगमों के फायदे एक एलएलसी में जोड़े जाते हैं। क्या होते हैं, इससे जो भी आपका फ़ायदा जो किया होता है वो एलएलसी में आपका जोड़े जाता है। ठीक, एलएलसी का फुल फॉर्म आप जान ले, लिमिटेड। ठीक, इसका एलएलसी का आपका फुल फॉर्म है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एलएलसी। ठीक, इसके देखिए लाभ क्या क्या है, अपनी अलग कानूनी पहचान, ऋण या हानि के लिए कंपनी के मालिक के लिए आपका उत्तरदायित्व सीमित करता है। इसकी हानियाँ देखिए क्या क्या है। पहली तो हानि इसकी होती है स्वामित्व कुछ राज्य कानून द्वारा सीमित है। दूसरा है आपका समझौते व्यापक और जटिल होते हैं। इसके जो भी आपके समझौते होते हैं एलएलसी के, ये व्यापक एवं जटिल होते हैं। तीसरे इसमें आता है सहकारी। ठीक, सहकारी में देखिए हम क्या लिखेंगे, यह सहकारी व्यवसाय संगठन है जो अपनी सेवाओं का यूज करने वाले को लाभ के लिए आपका स्वामित्व और संचालन करता है। एक आपका स्वास्थ्य सेवा, आपका खुदरा, कृषि, कला और आपका रेस्तरां उद्योग में आम है। ठीक, जो आपके कपड़े वगैरह के उद्योग होते हैं उसमें जो कि ये आम है। सहकारी द्वारा उत्पन्न लाभ और आय को आपका सदस्यों के बीच वितरित किया जाता है। इसे आपका उपभोक्ता करता स्वामित्व के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जो कि है आपके तीनों थे जो कि आपके अन्य प्रकार के व्यवसाय संगठन होते हैं, तो उन सभी के बारे में मैं आपको बता दिया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, बट आप फिर भी जो कि है हमको देखिए छोड़ना कोई भी टॉपिक नहीं है, सभी टॉपिक के बारे में जो कि है पढ़ते हुए चलना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हम उसको आपको डिटेल से समझा देंगे और जो कि है सबसे आसान भाषा में कोशिश करेंगे कि आपको समझाया जाए। अब बात आती है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एकल स्वामित्व और साझेदारी के बीच अंतर हमको जो कि है इसमें बताना है। देखिए एकदम जो कि अगर आपने एकल स्वामित्व अच्छे से समझा है और पार्टनरशिप अच्छे से समझा है तो आप इनके बीच जो कि है अंतर अपने मन से भी बना करके लिख सकते हैं। और ये अंतर भी हमने जो कि है आपके लिए अपने मन से बनाकर लिखे हैं। देखिए इसमें उद्योग का मालिक एक ही व्यक्ति होता है, सभी लोगों को पता है। जो सोल पार्टनरशिप होती है उसमें किसी भी उद्योग का मालिक केवल एक ही व्यक्ति होता है। पार्टनरशिप क्या है, इसमें मालिक कई लोग होते हैं। पार्टनरशिप में क्या होता है आपके इसके जो कि कई मालिक होते हैं। दूसरा है कि एक ही व्यक्ति सभी निर्णय ले सकता है। आपका सोल पार्टनरशिप में इसमें एक व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता है, सभी साझेदार आपके मिलकर जो कि है कोई निर्णय लेते हैं। तीसरा हमारा है इसमें पूरे उद्योग का नियंत्रण एक ही व्यक्ति करता है। इसमें सभी के पास होता है। ठीक, इसमें कोई भी आपका निर्णय है उसको कोई भी एक व्यक्ति ले सकता है, या इस जो कि है पूरा कंट्रोल आपके बिजनेस का एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है, लेकिन ऐसा आपके पार्टनरशिप में नहीं होता है। चौथा इसमें है इसमें एक ही व्यक्ति सभी कार्य करता है। इसमें सभी व्यक्ति आपके साझेदार सभी कामों को करते हैं। पाँचवा है इसमें एक ही व्यक्ति पूंजी लगाता है और इसमें सभी लोग जो कि है पूंजी लगाते हैं। छठवां हमारा है इसमें उद्योग की गोपनीयता बनी रहती है और इसमें ऐसा नहीं होता है। गोपनीयता का मतलब इसमें जो भी आपके सीक्रेट्स हैं बिजनेस के उसमें ये बने रहते हैं और इसमें ऐसा नहीं होता। कब जब आपसे जो कि है काफ़ी ज़्यादा लोग आपसे जुड़े होंगे तो आपकी जो कि है सीक्रेट्स यहाँ वहाँ हो जाते हैं, गोपनीय नहीं रहते हैं। सातवां है इसमें एक ही व्यक्ति लाभ तथा हानि का वहन करता है। इसमें सभी मिलकर वहन करते हैं। ठीक, तो देखिए आठवां आप लिख सकते हैं जैसे कि सोल पार्टनरशिप में जो कि धोखाधड़ी का बहुत ही कम चांस होता है क्योंकि दूसरा आपका पार्टनर नहीं होता है, लेकिन पार्टनरशिप में धोखाधड़ी के ज़्यादा चांस होते हैं। ऐसे ही बना कर जो कि है हम कह रहे हैं आप 15 से 20 जो कि है अंतर इसके बीच लिख सकते हैं अगर आपने ये दोनों चीज़ें अच्छे से पढ़ी हैं तो देखिए इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा आता है कि उद्योग की वित्तीय सहायता मतलब कि फाइनेंशियल आपका असिस्टेंट प्रदान करने वाली सरकारी संस्थाएं कौन कौन सी है। मतलब कि जब आप उद्योग स्टार्ट करते हैं तो उसकी वित्तीय सहायता कौन कौन सी जो कि है सरकारी संस्थाएं करती हैं, तो उसके बारे में जो कि हम जानेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। देखिए सबसे पहले आपकी संस्था जो है, जो पहली संस्था का नाम है वो है राज्य वित्तीय निगम। ठीक है, राज्य वित्तीय निगम आपका स्टेट फाइनेंस आपका कॉरपोरेशन। दूसरा है राज्य उद्योग निर्देशालय। तीसरा है राज्य लघु उद्योग निगम।
चौथा आपका है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। ठीक, ये आपको केवल हिंदी में लिखना है, हिंदी मीडियम वालों को। ये तो हमने इंग्लिश में आपको समझने के लिए जो कि लिख दिया है। और एक चीज़ और जान ले कि अगर आपसे जो कि है क्वेश्चन आपको कुछ हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो उसको एक बार आप लोग इंग्लिश में भी पेपर में पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको हो सकता है इंग्लिश में वो सब क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो और आपको हिंदी में आ जाए। तो दोनों ही भाषा में आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ ले, जो आपको समझ में ना आए उसको। ठीक है, चौथा आपका आता है क्या, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। पाँचवा हमारा आता है आपका वाणिज्यिक बैंक। छठवां है आपका सहकारी बैंक। सातवां हमारा है देखिए क्षेत्रीय आपका ग्रामीण बैंक। आठवां है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है कि SIDBI क्या है, इसको विस्तार से समझाइए। तो इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना होगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। और आपका 10वां है और आखिरी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। तो इन 10 संस्थाओं के बारे में हम जो कि है आज हम डिटेल से पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये सभी क्या हैं और इनसे हमको जो कि है क्या क्या सुविधाएं आपके उद्योग में मिलती है। सबसे पहला हमारा आता है आपका राज्य वित्तीय निगम। ठीक, राज्य वित्तीय निगम देखिए ये क्या होता है, सन 1951 में संसद में पारित राज्य वित्तीय निगम एक्ट के अंतर्गत विभिन्न राज्यों ने अपने यहाँ राज्य वित्तीय निगम स्थापित किया। क्या किया, अपने राज्य में जो कि है एक वित्तीय निगम स्थापित किया। राज्य वित्तीय निगम द्वारा लघु उद्योग को मध्य आपका उद्योग के विस्तार, नए उद्योग की स्थापना करने के लिए भूमि खरीदने हेतु और फैक्ट्री के भवन निर्माण, मशीनों एवं उपकरणों को खरीदने हेतु, मशीन एवं उपकरण खरीदने हेतु मध्य एवं लंबी अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। अब इधर तक का जो कि हम मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब है क्या। तो देखिए सबसे पहले तो यह आप समझें कि आपका जो आपका राज्य वित्तीय निगम है, इसकी जो कि संसद में आपका 1951 में पारित राज्य वित्तीय निगम एक्ट द्वारा जो कि इसको स्थापित किया गया था। ठीक, इसको स्थापित कितने में किया गया था, 1951। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि राज्य वित्तीय निगम के लघु उद्योग को, मतलब कि जो आपका राज्य वित्तीय निगम है, इससे हमको क्या क्या सुविधा मिलती है। इससे हमको लघु उद्योग में, मध्य उद्योग के विस्तार में, मतलब कि जो आपका बिजनेस है उसको विस्तार करने में, उसको और फैलाने में। ठीक, नए उद्योग को स्थापित करने में, आपका नया जो बिजनेस है उसको स्थापित करने के लिए भूमि खरीदने हेतु, ठीक, उसके लिए जो आप भूमि खरीदेंगे उसमें आपको सहायता मिलती है। और फैक्ट्री के भवन निर्माण, मशीनरी एवं उपकरण के खरीदने हेतु, जो आपकी फैक्ट्री में मशीनें उपकरण जो यूज किए जाएंगे उनको खरीदने हेतु और मशीन एवं उपकरण हेतु मध्य एवं लंबी अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। मतलब कि ऋण आपको जो कि है राज्य वित्तीय निगम द्वारा उपलब्ध आपको कराया जाता है। अब इस देखिए ऋण की धनराशि कितनी होती है। ऋण की धनराशि 5,000 से आपका 90 लाख तक हो सकती है। ऋण की जो कि है धनराशि 5,000 से 90 लाख तक हो सकती है। ऋण वापसी का समय 5 साल से 10 साल तक होता है। यह निगम सामान्यतः 25 मार्जिन मनी निर्धारित करता है तथा ऋण वापसी के लिए 2 वर्षों की जो कि है प्रारंभिक छूट देते हैं। ठीक है, तो जो है राज्य वित्तीय निगम, इससे हमको जो कि बिजनेस करने में आसानी होती है और इससे जो कि हम 5,000 से लेकर 90,000 तक का जो कि है ऋण इस राज्य वित्तीय निगम इस संस्था से ले सकते हैं। तो देखिए आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, और अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार रिवर्स जो कि ये वीडियो बैक करके आप फिर से एक बार देख लिया, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट है क्या, राज्य उद्योग निर्देशालय। राज्य उद्योग निर्देशालय, देखिए ये क्या होता है, राज्य उद्योग निर्देशालय। ठीक, राज्य उद्योग निर्देशालय द्वारा कारखानों के भवन निर्माण, मशीनों और उपकरणों को खरीदने हेतु तथा क्रियाशील पूंजी के लिए 10,000 से 50,000 तक की सहायता देता है। ठीक, देखिए आप यहाँ पर जो कि निर्देशालय हमने किया था तो इसको आप जो कि हटा दें, ये है आपका निर्देशालय ही है। ठीक, निर्देशालय नहीं है ये आपका, निदेशालय ही हम इसको जो कि है लिखेंगे, तो आप इसमें जो कि है करेक्शन कर लें। देखिए राज्य उद्योग निर्देशालय द्वारा कारखाने के भवन निर्माण, मशीन उपकरण को खरीदने हेतु, मतलब कि जो आपके कारखाने में भवन बनेंगे, ठीक, मशीनें जो आपकी यूज की जाएंगी, आपके जो उपकरण यूज किए जाएंगे उनको खरीदने के लिए ये जो कि है संस्था आपको कुछ ऋण देती है। ठीक, कुछ जो आपको जो कि है आप एक तरह से मान ले ब्याज पर पैसे देती है। क्रियाशील पूंजी के लिए 10,000 से 50,000 तक की सहायता देता है। यह ऋण
आपको 5 से 7 साल की अवधि में वापस करना होता है। ठीक, आपको जो राज्य उद्योग निर्देशालय जो आपको ऋण देगा वह आपको जो कि 5 से 7 साल में उसी जो कि संस्थान को वापस करना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा हमारा आता है राज्य लघु उद्योग निगम। राज्य लघु उद्योग निगम क्या होता है? देश के लगभग राज्यों ने अपने यहाँ लघु उद्योग निगमों की स्थापना की गई। जो आपके देश के जितने भी राज्य हैं उनके जो कि है अपने यहाँ लघु उद्योग निगमों की स्थापना की गई। यह निगम राज्य में लघु उद्योग के विकास हेतु लघु उद्योग का संपूर्ण कार्य को त्वरित गति से संपन्न करने हेतु किया जाता है। आपके ये जो संस्थान है, ये लघु उद्योग निगम जो आपकी ये संस्था है, ये आपके लघु उद्योग को जो कि है आगे बढ़ाने में सहायता करती है और आपको जो कि है कुछ ऋण उधार देती है। इस निगम के द्वारा किए गए कार्य निम्नवत होते हैं, मतलब कि इस निगम द्वारा जो आपको सुविधाएं मिलती हैं या फिर इस निगम द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो आपके जो निम्नलिखित हैं। पहला आपका है दुर्लभ कच्चे माल की आपूर्ति, मार्केटिंग में सहायता, निर्यात में सहायता, किराए पर मशीन दिलवाने में सहायता और ग्रामीण उद्योग को बढ़ाना और मान्यता प्राप्त सलाहकारों की सुविधा। तो ये सारी सुविधाएं आपको जो कि है राज्य लघु उद्योग निगम द्वारा दी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद चौथा हमारा पॉइंट आता है। चौथे पॉइंट में आपका है कि राज्य लघु उद्योग निगम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। इसके पहले हमने पढ़ा है राज्य लघु उद्योग निगम। ठीक, अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। ये क्या होता है आपका? इस निगम के द्वारा पूरे भारत में स्थापित लघु उद्योग एवं उसकी सहायता इकाइयों को किराए से उधार पर या खरीद के आधार पर मशीन सप्लाई कराते हैं। देखिए, जो आपका राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम है, ये आपके कारखाने को जो कि है मशीन सप्लाई कराता है। यह निगम अपने देश में आपकी निर्मित या बनाई गई, मतलब कि स्वदेशी या विदेशी से मंगवाई गई दोनों प्रकार की मशीनें सप्लाई कराता है। अब आपको देखिए इतना समझ में आ चुका होगा कि जो राष्ट्रीय लघु उद्योग है ये हमको क्या करता है, ये मशीन की सुविधा जो कि हमको देता है, मशीन आपको सप्लाई कराता है आपके विदेश से या आपकी स्वराज से, मतलब कि आपके ही देश से। इसके बाद देखिए हम इसमें आगे लिखेंगे निगम द्वारा मशीन खोजने से लेकर मशीन के डिलीवरी तक पूरा कार्य अपनी देखरेख में करता है। आपकी मशीन की कीमत 25 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी 25 लाख से अंदर की मशीन जो कि है आप इसकी सहायता ले सकते हैं। ये आपकी मशीन खोजने से लेकर आपकी मशीन डिलीवर तक जो कि है आपके उद्योग तक कराएगी। ठीक, ये वाली संस्था क्या नाम है इसका? राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। ठीक, इसके बाद हमारा 5वां संस्था आती है कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक। देखिए इसके बारे में हम लिखेंगे कि इसके द्वारा अल्प अवधि तथा मध्य अवधि दोनों प्रकार की वित्तीय सहायता। देखिए वित्तीय सहायता का मतलब यहाँ पर क्या है, आप लोग एक बार अच्छे से समझ ले। वित्तीय सहायता का मतलब है कुछ धनराशि देकर। ठीक, वित्तीय सहायता का मतलब है कि कोई भी किसी भी इंसान की वित्तीय सहायता करे, मतलब कि कुछ धनराशि देकर उस जो कि है व्यक्ति की सहायता करें। वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अल्प अवधि वित्तीय सहायता इकाइयों को कच्चे माल की खरीद के लिए विभिन्न अवयवों या पुर्जों की खरीद के लिए विभिन्न बिलों तथा देनकारियों आदि के लिए भुगतान हेतु दी जाती है। ठीक, आदि के लिए क्या दी जाती है? भुगतान हेतु दी जाती है। आपकी देखिए आपकी जो वाणिज्यिक बैंक है ये क्या करता है? कच्चे माल की खरीद, ठीक, इसमें अवयव और आपके पुर्जों की खरीद और आपके जो कि ये लेनदार हैं उन सभी को देने के लिए ये कॉमर्शियल बैंक जो कि आपकी सहायता करता है। कॉमर्शियल बैंक में ही हम आगे जो कि लिखेंगे तथा मध्य अवधि ऋण भूमि क्रय हेतु, भवन निर्माण हेतु, मशीन एवं उपकरण खरीदने हेतु आदि के लिए दिया जाता है। आपकी जो कॉमर्शियल बैंक से जो आपको वित्तीय सहायता दी जाती है वो किस किस के लिए दी जाती है? भवन निर्माण हेतु, भूमि क्रय हेतु और आपका अवधि ऋण, ठीक, और मध्य अवधि ऋण और आपकी मशीन एवं उपकरण खरीदने के लिए ये वित्तीय सहायता आपको जो कि है प्रदान करता है। कौन? वाणिज्यिक बैंक वर्तमान में लघु उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु निम्न 3 योजना चला रहा है। जो आपकी कॉमर्शियल बैंक द्वारा चलाई जाने वाली 3 योजनाएं हैं उनके नाम हैं उदार एवं स्वतंत्र योजना, दूसरी है
उद्यमी योजना, तीसरी है इक्विटी फंड योजना। ठीक, तो ये तीन योजना जो कि है कॉमर्शियल बैंक द्वारा आप लोगों के लिए चलाई जाती है और जो उद्योग करते हैं, ठीक है, जो बिजनेसमैन है उन लोगों के लिए। छठवां हमारा आता है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक में हम लिखेंगे इसके द्वारा भी लघु उद्योग को अनेक प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और यह लघु उद्योग के लिए विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सातवां हमारा आता है श्रेणीय ग्रामीण बैंक। यह बैंक भी अपने क्षेत्र में लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग इकाइयों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अब देखिए, हमने इतनी सारी जो कि है 7 प्रकार की संस्थाएं पढ़ ली जो आपको वित्तीय सहायता देती हैं। अब देखिए, इन सातों जो कि है 10 संस्थाएं हम पढ़ेंगे और इन 10 संस्थाओं का ही जो कि है काम क्या है, आपको वित्तीय सहायता प्रदान करना। जो आपके लघु उद्योग हैं, जो उद्योगपति हैं, उन लोगों को जो है बिजनेस करने में सहायता प्रदान करती हैं। कौन सी? वित्तीय सहायता प्रदान आपको करती है, मतलब कि कुछ धनराशि देकर कुछ समय बाद आपसे ऋण उस पर लगाकर, ठीक, आपसे वापस तो ले लेंगी लेकिन कुछ समय के लिए आपको 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, ये अलग अलग संस्थाओं पर आधारित होता है। तो कुछ समय के लिए आपको ये पैसे चलाती हैं एक तरह से। इसके बाद 8वां हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, SIDBI, स्मॉल आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो कि है इसका एक आपसे क्वेश्चन, सेपरेट क्वेश्चन भी इसका पूछा जाता है बार बार, ठीक है। तो इसको जो कि हम डिटेल से पढ़ेंगे और हम आपको देखिए दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन आपसे एक बार नहीं कई बार जो कि है पूछा जा चुका है। देखिए, ये यहाँ पर लिखा है कि सिडबी क्या है, सिडबी किस प्रकार कार्य करती है। तो सिडबी का मतलब क्या है? सिडबी ये है हमारा SIDBI, सिडबी तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसी के बारे में जो कि हम डिटेल से पढ़ेंगे। और अगर आपसे ये सेपरेट क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसके बारे में थोड़ा आपको बनाकर भी अपने मन से लिख देना है, ताकि आपका 1 से 2 पेज आप लोग आराम से भर सकें। लघु उद्योगों की इकाइयों की उन्नति एवं विकास करने के लिए उनको वित्तीय सहायता देने हेतु 2 अप्रैल सन 1990 को भारतीय लघु उद्योग बैंक की स्थापना की गई। देखिए, इसका मतलब क्या है? लघु उद्योगों की इकाइयों की उन्नति एवं विकास के लिए, आपके जो लघु उद्योग करते हैं उनकी उन्नति और उनके विकास के लिए जो कि है इस बैंक की स्थापना की गई। कितने में की गई? 2 अप्रैल सन 1990 ईस्वी में की गई, ठीक है। इस बैंक की स्थापना की गई। इसका हेड ऑफिस लखनऊ में तथा 21 शाखाएं पूरे भारत में हैं। आपकी जो SIDBI है, इस बैंक की जो कि है, इस संस्थान की, अगर हम कह सकें इस बैंक की जो कि है, एक आपका जो हेड ऑफिस है वो है लखनऊ में, और 21 शाखाएं पूरे भारत में जो कि इसकी फैली हुई हैं। इसके द्वारा निम्न योजनाएं चलाई जाती हैं। आपकी जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, इसके द्वारा आपकी निम्न तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। छोटे कुटीर ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के लिए योजना, आपके उपकरण पुनः फाइनेंस योजना, तीसरा है व्यवसाय के लिए योजना, चौथा है आपका छोटे सड़क परिवहन ऑपरेटर के लिए योजना, पांचवा है क्या? मार्केटिंग गतिविधियों के लिए योजना, छठवां है महिला उद्यमियों के लिए योजना, और सातवां है भूतपूर्व सैनिकों के लिए योजना। भूतपूर्व सैनिक मतलब आपके एक्स सोल्जर, जो कभी किसी आपके जो कि है सैनिक पहले रह चुके हों, उनके लिए योजना इसमें चलाई जाती है। तो देखिए, इसके बाद 9वां हमारा आता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास योजना। इसको हम नाबार्ड भी कहते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। और देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये भी आपसे पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसके बारे में भी जो कि हम आपको 1 पेज आपको लिखना ही होगा, ठीक। अगर आपसे देखिए, जैसा कि अगर आपसे पूछ ले कि संस्थाएं, अगर आप इन सभी के बारे में लिखें तो थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, और अगर आपसे एक सेपरेट क्वेश्चन पूछ ले तो कम से कम नहीं तो आपको 1.5 पेज तो भरना ही होगा, तब जाकर आपको 5 नंबर आसानी से दिए जाते हैं। देखिए, इसकी स्थापना 1982 में 12 जुलाई को की गई थी, ठीक। इसकी स्थापना 1982 में आपका 12 जुलाई को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य लघु उद्योगों और शिल्पकारियों कुटीर हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। देखिए, आपकी जितनी भी ये 10 संस्थाएं जो कि हम पढ़ चुके हैं, 10 बैंक हम पढ़ चुके हैं, उन सभी का काम क्या है? लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो एक लाइन तो आप सब में लगा ही सकते हैं कि इसके द्वारा जो कि हमको लघु उद्योगों को जो कि है वित्तीय सहायता प्रदान होती है, और इससे हमको जो कि है लघु उद्योग करने में काफ़ी आसानी होती है। इसी तरह से आप अपने मन से बनाकर कई लाइनें जो कि है लिख सकते हैं। अगर आपको एक चीज़, देखिए, कोई भी अगर जो कि है टॉपिक आपको समझ में आ गया तो उसके बारे में आप मन से बनाकर भी जो कि है आधा पेज आराम से आप लिख सकते हैं, ठीक है।
देखिए इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यह वित्तीय सहायता राज्य के सहकारी बैंकों, आपके श्रेणी ग्रामीण बैंकों के मध्य से प्रदान की जाती है। ठीक, अगर आपसे देखिए सभी जो कि है, अगर आप सभी का जो कि है वर्णन करें तो आप यहाँ तक लिखेंगे। अगर आपसे एक सेपरेट क्वेश्चन पूछ ले तो आप इसमें और थोड़ा लिख देंगे कि आपकी नाबार्ड की भूमिका को पूरा करके उसमें निम्नलिखित आपके कर्तव्यों का निर्वहन करता है। ठीक, इसके क्या क्या कर्तव्य होते हैं इसके बारे में भी जो कि आप लिख देंगे। देखिए नाबार्ड यह अपने ग्राहक संस्थानों पर भी नज़र रखता है। दूसरा है यह गांव में काम कर रहे संस्थानों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करता है। तीसरा है नाबार्ड वित्तीय आपकी संस्थाओं को पुनर्वित्ति करता है जो ग्रामीण क्षेत्र का वित्त पोषण करती हैं। चौथा आपका क्या है, यह पूरे भारत के बाहर सरकारी बैंक और आरआरबी का विनियमन और आपका पर्यवेक्षण करता है। ठीक है, तो ये था हमारा नाबार्ड। इसके बाद देखिए हम पढ़ते हैं दसवां और लास्ट हमारा है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक क्या है, IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इस बैंक के द्वारा सभी प्रकार के उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान हेतु 2 योजनाएं चलाई जाती हैं। पहला है बिलों को पुनर्कटौती योजना, दूसरा है आपकी पुनर्वित्तीय योजना। तो 2 योजनाएं इस बैंक के द्वारा चलाई जाती हैं। कौन सा, IDBI, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए अब इसके बाद जो कि अगला टॉपिक हमारा आता है TBI और MSME क्या होते हैं। देखिए इन दो में से जो कि एक आपका चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं पूछने के पेपर में, तो आप इसको जो कि जरूर से पढ़ें। आपका TBI और MSME क्या होता है। TBI, देखिए TBI का पूर्ण अर्थ मतलब कि TBI का फुल फॉर्म क्या होता है, टेक्नोलॉजी बिजनेस इक्यूबेटर। टेक्नोलॉजी बिजनेस इक्यूबेटर होता है। TBI एक प्रौद्योगिक व्यवसाय इक्यूबेटर, एक प्रकार का व्यवसाय इक्यूबेटर है। इसका काम व्यवसाय को प्रारंभ मतलब कि स्टार्टअप करने के लिए व्यवसायी का ध्यान केंद्रित करना होता है। जो आपका बिजनेस, ठीक, आपका जो व्यवसायी है उसको व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए व्यवसाय करने वाला को हम कहते हैं क्या, व्यवसायी का ध्यान केंद्रित करने के लिए, फोकस करने के लिए TBI व्यवसाय में आधुनिक तकनीकी का यूज करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, भारत, चीन, फिलीपींस सहित कई देशों में TBI को समर्थन कर देने के लिए इन देशों की सरकार ने बहुत पहल की है, मतलब कि बहुत प्रयास किया है TBI को जो कि समर्थन देने में। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है MSME। ये क्वेश्चन जो कि है इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा भी जा सकता है। MSME क्या है, देखिए MSME का पूर्ण अर्थ मतलब कि इसका फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होता है। भारत सरकार के द्वारा सूक्ष्म लघु और आपके मध्य उद्योग मंत्रालय की सहायता से MSME उद्योगों के लिए बहुत कुछ जो कि है नियम और कानून बनाए गए हैं। ठीक, MSME की तरफ से जो कि है काफ़ी जो कि नियम कानून आपके लोगों के लिए बनाए गए हैं। ठीक, नियम और कानून बनाए गए हैं। भारत सरकार छोटे और बड़े व्यापारी संगठनों की उनके व्यापार में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने MSME को पंजीकृत करने की सुविधा प्रदान की गई। देखिए जो आपके जो छोटे और बड़े व्यापारी हैं उनको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े, उसको ध्यान में रखते हुए MSME की पंजीकरण करने की सुविधा प्रदान की गई सरकार द्वारा। ठीक है, MSME निवेश के लिए छोटे आकार की एक संख्या है। ठीक, आपकी क्या है, संस्था है, सॉरी, यहाँ पर आप सभी लोग संस्था कर ले। ठीक, संस्था है जिसमें कुशल तथा अकुशल आपके व्यापारी हो सकते हैं, मतलब कि कुछ इसमें व्यापारी आपके कुशल होंगे और कुछ अकुशल व्यापारी हो सकते हैं, जो बड़ी संख्या में बेरोजगारी को कम करने के अवसर प्रदान करके भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये निर्यात के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए अपना योगदान देती है, मतलब कि निर्यात के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जो कि तरक्की हो उसमें जो कि अपना जो कि है योगदान देती है और कच्चा माल, ज़रूरती सामान की
आपूर्ति के द्वारा बड़े उद्योगों को सहयोग प्रदान करती है। कौन करती है? MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, तो जी तो हमारा हो गया ठीक इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम प्रकार पढ़ लेते हैं MSME के प्रकार क्या होते हैं। देखिए MSME उद्योग को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जो आपके MSME उद्योग हैं इसको हमने 3 श्रेणियों में बांटा है। ठीक, पहला आपका है माइक्रो या सूक्ष्म उद्योग। माइक्रो या सूक्ष्म उद्योग, सूक्ष्म उद्योग सबसे बड़ी आपकी संस्था है, सूक्ष्म उद्योग सबसे बड़ी संस्था है जिसके निर्माण करने वाले उद्योग में मशीन तथा उपकरण पर कम से कम जो कि है 25 लाख तक का निवेश कर सकते हैं। कितने का? 25 लाख तक का निवेश हम कर सकते हैं, तथा सेवा के क्षेत्र में अधिक से अधिक 10 लाख का निवेश हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया माइक्रो एंड सूक्ष्म उद्योग। इसके बाद हमारा दूसरा आता है लघु उद्योग। लघु उद्योग में क्या लिखेंगे हम? इसके अंतर्गत छोटे निर्माण उद्योग के लिए आपकी संयंत्र और मशीनरी में 25 लाख से 5 करोड़ तक का जो कि है निवेश कर सकते हैं। और सेवा उद्योग में निवेश की सीमा 10 लाख से 2 करोड़ तक की होती है। ठीक, इसके बाद हम मध्य उद्योग को समझते हैं कि मध्य उद्योग क्या है। मध्य विनिर्माण उद्योग के लिए संस्था और मशीनरी में 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का निवेश जो कि है हम कर सकते हैं, तथा सेवा उद्योग में निवेश की सीमा 2 करोड़ से 5 करोड़ तक होती है। ठीक, इसके बाद देखिए अगला टॉपिक हमारा आएगा इसी में MSME का महत्व क्या है। MSME का महत्व क्या है देखिए इसको भी हम समझ लेते हैं। भारत सरकार द्वारा MSME अधिनियम 206 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आपकी सब्सिडी देती है। ठीक, क्या देती है? सब्सिडी देती है। भारत की अर्थव्यवस्था में MSME का कुल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्यात में 45% हिस्सेदारी है। किसी भी प्रकार के उद्योग के लिए MSME में पंजीकरण की सुविधा जो कि है मौजूद है। तो ये तो आपने जो कि इसके महत्व थे किसके? MSME के। तो इसी के साथ आपका TBI और MSME जो कि है ये टॉपिक ख़त्म होता है, और इसी के साथ हमारा आपका IMED का फर्स्ट लेसन जो कि है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, औद्योगिक उद्यमिता जिसका नाम था। ठीक, ये वाला चैप्टर आपका जो कि है पूरी तरह से आज हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर में बाजार सर्वेक्षण और आवश्यक पहचान। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा लेसन स्टार्ट हो जाएगा। आपका पेपर के पहले पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग परेशान ना हो। ठीक, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही जो कमेंट करके जरूर 3 बार आपका रिवीजन भी करवा दें। ठीक, परेशान आप लोग टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन करें। सभी लोग जो कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपसे कह रहे हैं जिस तरह से जो कि वीडियो पर व्यूअर लाइक आएंगे उसी तरह से जो कि है आपकी वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।